अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरी और नावल स्टोरीज़ पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ाना एक नई स्टोरी सुन सकते हैं जिनमें जिन्नात की कहानियाँ और बहुत सारी कोरियन नावल स्टोरीज़ होंगी। शुक्रिया। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। विशा, कहाँ रह गई हो? मैंने कहा था ना तुम्हें मगरिब से पहले घर आना। अम्मी परेशान ना हो, आ रही हूँ बस। विशा अपनी फ्रेंड के घर से बाहर निकलती नौरैन बेगम से बात कर रही थी जो देर होने पर उसे डांट रही थी। ओके, मैं बंद कर रही हूँ, आकर आपका सारा गुस्सा चुटकियों में ख़त्म कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़। विशा ने मुस्कुराकर कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल पर पर्स में रखा। अच्छी तरह दुपट्टा सर पर जमाती वॉक करती घर की जानिब जाने लगी। थोड़ी दूर ही गई होगी जब किसी ने गाड़ी उसके नज़दीक लाकर रोकी। विशा डरकर 2-4 कदम पीछे हुई। हेडलाइट की रोशनी की वजह से वो चेहरा नहीं देख सकी। कोई कार से उतरकर इसके करीब आ रहा था। चेहरा अभी भी वाज़ेह नहीं था। कौन बदतमीज़ है? वो उसके करीब आया तो चेहरा वाज़ेह हुआ। खालिद को सामने देखकर वो थोड़ी घबरा गई जो कमीनगी से मुस्कुराता नज़दीक आकर खड़ा हो गया था। हाय ब्यूटीफुल, इस वक्त यूं अकेली कहाँ जा रही हो? खालिद की नज़रें अपने जिस्म के आर पास महसूस हुई तो दुपट्टे पर गिरफ्त सख्त हो गई। फिर हिम्मत करती वो मजबूत लहजे में गोया हुई। जाहिर सी बात है, घर जा रही हूँ और आपको क्या तकलीफ़ है? ओह, तो चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ, उसे ऊपर से नीचे देखते बोला। जी नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी, विशा तड़क कर बोलती जाने लगी जब खालिद तेज़ी से सामने आया। कम ऑन स्वीटी, मैं हूँ ना, आपने नाजुक पैरों को क्यों थका रही हो? मैं खा थोड़ी जाऊँगा, चलो साथ थोड़ा इंजॉय करते हैं, सिर्फ तुम और मैं, बाद में घर छोड़ दूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खालिद आंख दबाकर करीब बढ़ा। उसे अकेला देखकर वो शेर हो रहा था। विशा तो सुलग कर रह गई इसकी बात सुनकर। शट अप, अपनी हद में रहो, समझे? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, घटिया इंसान। विशा आग बगोला होती जाने लगी जब उसने आगे बढ़कर जारहाना तरीके से उसका बाजू पकड़कर खींचा। विशा की दर्द से चीख निकल गई। खालिद ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर सख्ती से उसका मुंह बंद किया। बहुत नखरे हैं साली, आज की रात तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। खालिद उसे खींचता गाड़ी के पास ले जाने लगा। विशा तड़प रही थी। इससे अपना आप छुड़वाने के चक्कर में इसके सर से दुपट्टा ढलक कर कंधों पर आ गया था। हाथ में पकड़ा पर्स छूटकर ज़मीन पर गिर गया। खालिद एक मजबूत मर्द था। विशा नाजुक सी अपने आप को छुड़वाने के चक्कर में पसीने से शराबुर हो चुकी थी। दिल में शिद्दत से दुआ कर रही थी कोई आ जाए, बेशक खड़ूस ही आ जाए। उसकी सांस उखड़ने लगी, आंखों से आंसू बह रहे थे। खालिद ने अभी तक उसका मुंह दबाया हुआ था और घसीट रहा था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर विशा को अंदर धकेलने लगा जो बार बार उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। छोड़ दो, यकदम जोर ज़बरदस्ती में विशा के सिर पर खुले दरवाजे का कोना बहुत ज़ोर से लगा। विशा चकरा कर रह गई। ज़ोर से किनारा लगने की वजह से उसके सर से खून बहने लगा, मगर वो इंसान के रूप में दरिंदा परवाह किए बगैर बेदर्दी से उसे ज़ोर से अंदर धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। विशा का सर बहुत ज़ोर से सीट पर लगा। तकलीफ़ बढ़ने लगी। इसने उठने की कोशिश की मगर दर्द के साथ ज़्यादा खून बहने की वजह से आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। देखते ही देखते वो होशोवास से गाफिल हो गई। विशा को होश आया। सर में शदीद दर्द की टेसें आहिस्ता से आंखें खोलने की कोशिश की मगर तेज़ रोशनी की वजह से आंखें खुल नहीं रही थी। विशा माँ की आवाज़ सुनते ही उसने दोबारा आहिस्ता से आंखें खोली मगर नज़र सीधा रज़म पर गई जो सोफे पर टांग पिटान रखे उसे देख रहा था। यकदम उसे सब याद आने लगा तो झटके से उठ बैठी। आराम से विशा। नौरैन बेगम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। विशा ने देखा वो अपने रूम में है। इसकी और रज़म की फैमिली सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। विशा अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। जब हो जाओ, चुप हो जाओ विशा, तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। रज़म और ज़ियाफ़ दोनों वहीं थे, वरना जाने कौन देखता। विशा इनसे अलग होती सबको देखने लगी। उसे समझ नहीं आया अम्मी क्या कह रही हैं। वो तो अकेली थी और इससे आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। बेटा परेशान मत हो, तुम ठीक हो जाओगी, बस खून ज़्यादा बहने की वजह से कमज़ोरी हो गई है। अफशा बेगम उसके पास बैठी प्यार से उसके गाल को सहलाती बोली। विशा ने किन अँखियों से रज़म को देखा जो अभी तक उसे देख रहा था। कितना गुस्सा भरा था इसकी आंखों में। विशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। तेज़ी से नज़रों का जाविया बदलकर इसने रबीका को देखा
जो मुस्कुरा कर करीब बैठ गई। विशा आपी गेट वेल सोन, रबीका कहती उसके गले लग गई। अफनान साहब ने विशा को आराम करने का कहकर सबको रूम से बाहर जाने को कहा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। माँ की बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। सब इससे मिलकर रूम से जाने लगे। सबसे आखिर में रिज़म उठा। जब पीछे से विशा की आवाज़ पर रुका, एक नज़र उसे देखा। विशा को कुछ कहते कहते रोक गई। उसे डर था रिज़म इसकी अच्छी खासी क्लास न ले ले। मैं कब आया, कैसे वहाँ पहुँचा, तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ गलत होने से पहले ही तुम सही सलामत अपने घर पर हो। रिज़म सर्द लहजे में बोलता कदम कदम चलता इस तक आया। फिर झुक कर उसकी आंखों में झांकता कहने लगा, आइंदा अगर अकेली कहीं गई, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब की बार उसका लहजा बर्फ़ की तरह ठंडा था। विशा के रोंगटे खड़े हो गए। अजीब खौफ था। विशा को पहली बार खौफ आया इससे। रज़म कहकर सीधा खड़ा हुआ और तेज़ी से बाहर चला गया। पीछे विशा अपने साथ हुए हादसे को भूलकर रज़म की बातें सोचने लगी। रात के 3 बज रहे थे। गहरी पुरस्कार सर्द रात जहाँ से वो गुजर रहा था, जगह काफ़ी सुनसान थी। अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर ड्रॉप करता वो झूमते झुमाते अपने घर की जानिब जा रहा था। माथे पर सफ़ेद पट्टी इसके ज़ख्मी होने का पता दे रही थी। तेज़ गाने लगाए साथ खुद भी गुनगुनाता बहुत खुश लग रहा था। सिगरेट के कश लगाता मस्त था। यकदम उसकी गाड़ी का झटका खाकर बंद हुई। गाड़ी बंद होते ही गुप अंधेरा हो गया। हर तरफ सुनाटा था। सिर्फ झींगर कीड़े मकोड़ों की आवाज़ सुनाटे को चीरती उसके कानों में पड़ रही थी। थोड़ी घबराहट होने लगी, मगर गहरी सांस लेता दोबारा से कार स्टार्ट करने लगा। गड़गड़ की अजीब आवाज़ आती, मगर स्टार्ट नहीं हो रही थी। 10 मिनट तक यही अमल दोहराया। शिट, तंग आकर स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता सर से सीट पर रखकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। यकदम फिर कार की हेडलाइट्स रोशन हुई, मगर गाड़ी बंद थी। खौफ से आंखें फैलाए वो सामने देखने लगा, जहां लाल आंखों वाला काला कुत्ता उसकी जानिब देख रहा था। उसके पसीने छूट गए। कांपते हुए हाथों से गाड़ी की चाबी पर हाथ रखकर घुमाने लगा, मगर सब बेसुध। एक बार फिर हेडलाइट्स बंद हुई, मगर अब की बार वो पागलों की तरह चीखने लगा। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। जब गाड़ी में दिल फ्रेश सी खुशबू आने लगी, उसने हाथ रोककर डरते डरते अपने बराबर वाली सीट पर सर घुमाकर देखा और वहीं पथरा गया। साथ बैठी लड़की ने हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर दिल की जगह पर अपना हाथ ले जाकर दबाव दिया। देखते ही देखते उसका जिस्म सर्द पड़ गया। ठक ठक, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? विशा बैकग्राउंड से टेक लगाए नावल पढ़ रही थी। जब दरवाज़ा नॉक करती रबीका ने मुस्कुराकर अंदर आने की इजाज़त मांगी। विशा ने सर उठाकर उसे देखा। दरवाजे पर रबीका को देखकर मुस्कुराई। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारी आपी का रूम है, जब मर्जी आ जाओ। विशा उसे देखकर मुस्कुराती नावल बंद करते साइड टेबल पर रखकर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई, जो मुस्कुराकर अंदर आ रही थी। वो तो है, रबीका ने गर्दन अकड़ाकर कहती दोनों हंस दी। अब कैसा है ज़ख्म आपका? बेहतर है। दर्द तो नहीं होता? नहीं, सर में दर्द था, लेकिन अब ठीक हूँ। विशा ने मुस्कुराकर टांगे समेटकर उसे करीब बैठने की जगह दी। रबीका, तुमसे एक बात पूछूं? विशा कुछ सोचती सीधी होकर बैठी, फिर उसके हाथ पर हाथ रखती गोया हुई। जी पूछिए, रबीका नज़रें चुराकर बोली। वो जानती थी विशापी क्या जानना चाहती हैं। कल जो हुआ, मेरा मतलब रज़म क्या बताया घर पे? विशा को समझ नहीं आ रहा था कैसे पूछे, मगर वो फिर भी लाजमी जानना चाहती थी। हाँ, रज़म भाई ने बस ये बताया कि आप कुत्ते से डरकर भाग रही थी। आपका शायद पैर मुड़ा था, कोई पत्थर लगा था, आपको भागते और फिर गिरते देख लिया था। अस्पताल जाने तक आप बेहोश हो चुकी थी। सिंपल, और इतना मत सोचे। रबीका के चुप होते ही विशा ने लंबी सांस ली। हो सकता है घर पर छुपाने के लिए फर्जी कहानी बनाई हो। वैसे अच्छा ही है, ख्वाह सब परेशान हो जाते। अम्मी से क्लास भी अच्छी खासी लग जाती। विशा सोचती रिलैक्स हो गई। यही अल्लाह का बहुत करम था कि वो इज्जत से अपने घर पहुंच गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। विशा अंदर आती अफशा बेगम को सलाम करती मिली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? अब ज़ख्म तो ठीक हो रहा है? अफशा बेगम ने उसका माथा छूकर पूछा। ठीक है, अब काफ़ी दिन हो गए थे। हाय, मैं तो आराम कर कर के थक गई, इसलिए सोचा क्यों ना आज आपके घर को रौनक बख्शी जाए। विशा शरारत से आंखें मटका कर बोली। बहुत अच्छा किया। आओ बैठो, मैं जब तक रबीका को भेजती हूँ, अफशा बेगम कहकर जाने लगी। जब पीछे से विशा ने रोका। आंटी, क्या मैं चली जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं, अपना ही घर है। थैंक यू, विशा मुस्कुराकर कहती सीढ़ियाँ चढ़ गई। विशा ने ऊपर पहुंचकर नॉक किया। इजाज़त मिलते वो मुस्कुराती दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ी।
मगर अंदर जाते ही वो जो ज़ोर से सलाम करने वाली थी रबीका के साथ किसी लड़की को देखकर चुप हो गई। काफ़ी खूबसूरत लड़की इसके सामने बैठी थी। रबीका उसे देखते ही उठकर उसे गले लगाया। कैसी है विशापी? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? जल्दी से सर झटकती उसकी जानब मुतवज्जा हुई। मैं ठीक हूँ विशा आपी, ये हमारी कज़न आरा मकूफ़ और आरा आपी ये हमारी दोस्त है विशा अफनान। रबीका ने दोनों का तारुफ कराया। विशा दोबारा से देख रही थी। लंबा कद, जज़म से थोड़ा कम, गोरा रंग, कर डार्क ब्राउन बाल जो कंधे से थोड़े लंबे थे, ग्रीन आंखें, चुस्त जीन्स और टॉप पहने, हल्का हल्का मेकअप किए वो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। विशा को जलन होने लगी, मगर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट के साथ वो इससे मिली। खुशी हुई तुमसे मिलकर। रास्ते में बताया था रज़म ने रबीका की दोस्त के बारे में। आरा मुस्कुरा कर बता रही थी, जबकि विशा तो जल भुन ही गई थी। अच्छा रबीका, मैं चलती हूँ। विशा खुद पे ज़ब्त करती उसकी बात का जवाब दिए बगैर यकदम बोली। जाने क्यों उसे जेलसी हो रही थी। कमीनी की आवाज़ भी इतनी प्यारी है, ज़रूर अपने जाल में फंसाने आई होगी। खैर मेरी बुला से भाड़ में जाए, विशा दिल में जल कर बोली। फिर रबीका को अल्लाह हाफिज़ करके जाने लगी। जब आरा की आवाज़ पर रुकी, विशा क्या तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? रज़म ज़ियाफ़, तुम्हारे दोनों भाई, हम सब घूमने जा रहे हैं, आरा जोश से बता रही थी। मगर दूसरी तरफ तो मानो आग ही लग गई है। नो थैंक्स, तड़क का कहती तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे से ही निकल गई। पीछे रबीका शर्मिंदगी से उसे देखने लगी। आरा आपी, शायद इनका मूड ना हो। इट्स ओके, आरा मुस्कुराकर कहती दरवाजे की सिमत देखने लगी। फिर सर झटकर वॉशरूम में चली गई। हाँ, इस दिन कितना बोला था मैंने, मगर मेरी तो बात नहीं मानी। वो तो जामी ने कहा तो लेकर गए और फिर वहाँ हन्नान को ऑर्डर देकर खुद गाड़ी से उतर गए। अब अपनी कज़न को घुमाने के लेके जा रहे हैं। खूबसूरत जो है, मगर मैं कौन सी बदसूरत हूँ? मैं कज़न ना सही, दूर की पड़ोसन तो हूँ। और बहन की आपी। विशा खुद से बड़बड़ाती उल्टा सीधा सोचती पोर्च तक आई, जहाँ रज़म के साथ ज़ियाफ़, हन्नान और जामिन खड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे। विशा नाक चढ़ाती उन्हें नज़रअंदाज करती पास से गुजरी। रज़म ने एक नज़र उसे देखा, हन्नान को अंदर से बुलाने को भेजा और ख़ुद विशा के पीछे गया, जिसकी बड़बड़ाहट दोबारा जारी थी। कहाँ जा रही हो? रज़म के आवाज़ पर खुद ब खुद उसके कदम रुके। आपसे मतलब? विशा फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती गेट से बाहर निकल गई। रज़म ने गुस्से में लब बींच लिए। ज़ियाफ़ रज़म की दहाड़ पर गेट के पास खड़ी विशा उछल गई। वो समझी थी रज़म पीछे आएगा, मगर सब उल्टा हो गया। गुस्से से पैर पटकती घर की जानब जाने लगी। ज़ियाफ़ तेज़ी से पास आया। क्या हुआ भाई? विशा अकेली जा रही है, छोड़ कर आओ उसे। रज़म गुस्सा ज़ब्त करता गाड़ी की जानब बढ़ा, जबकि ज़ियाफ़ गेट से बाहर। विशा अपनी माँ के साथ अज़मगान बुला आई हुई थी। आरा घर पर नहीं थी, चारों लाउंज में ही बैठे थे। रबीका बेटा, वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो। कमरे तक नौरैन बेगम रबीका हल्की आवाज़ में बोली। अच्छा आंटी चलें। रबीका फ़ौरन खड़ी हुई, अपनी माँ को मुखातिब करके हम आते हैं कहती चली गई। लाउंज में अब सिर्फ अफशा बेगम और विशा थी। जब रज़म आया, अस्सलाम वालेकुम। रज़म ने एक नज़र उसे देखा, जो अभी तक नाराज़ थी खुद ही में। वालेकुम सलाम। हो गई तदफीन? जी। अच्छा जाओ नहा लो। रज़म ने दोबारा इसे देखा, जो दूरी तरफ देख रही थी। सर झटका अपने रूम की जानब बढ़ गया। रज़म के जाने के बाद विशा अफशा बेगम की तरफ मुतवज्जा हुई। आंटी, किसका इंतकाल हो गया है? विशा ने नासमझी से उन्हें देखकर पूछा। रात को खालिद का हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। नशा भी बहुत किया हुआ था, इतनी उम्र नहीं थी, पर खैर मौत का क्या भरोसा कब आ जाए। अफशा बेगम अफसोस से बता रही थी, जबकि विशा बिल्कुल चुप हो गई थी। क्या बात है विशा, जब से आई हो खामोश हो? किसी ने कुछ कहा है? वो जो अभी तक खालिद का सुनकर चुप थी, लॉन में घास पे बैठी थोड़ी घुटने पर टिकाए एक हाथ से गात को नोचती, किसी गैर मरे नुक्ते पर सोती, इर्द गिर्द से गाफिल बैठी थी। जब नौरैन बेगम ने कंधे पर हाथ का दबाव देकर पूछा, विशा बुरी तरह चौंकी। अपनी माँ को देखकर उसने लंबी सांस ली। नौरैन बेगम को तशवीश हुई, वो कभी इस तरह चुप नहीं रहती थी। विशा, क्या हुआ गुड़िया? नौरैन बेगम उसके साथ ही गाज पर बैठी। विशा ने एक खामोश नज़र अपनी माँ पर डाली, हल्का सा मुस्कुराकर उनका हाथ थामा, फिर नज़रें गाज पर मरकूज कर दी। कुछ नहीं हुआ, बस सोच रही थी इंसान की क्या औकात है। कुछ भी नहीं, किसी को नहीं पता वो कब मिट्टी हो जाए। फिर भी उसे घमंड है कि वो किसी को बेबस करके इज़्ज़त देना चाहता है। क्यों अम्मी, ऐसे लोगों की आखिरत का खौफ नहीं? वो भी एक इंसान ही है, उसे भी तो मिट्टी हो जाना है।
विशा गात पर नजरें मरकूज किए आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, जबकि नौरैन बेगम अपनी बेटी का ये रूप देखकर हैरत के साथ फिक्रमंद। विशा, तुम मुझे डरा रही हो, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? विशा ने दोबारा उन्हें देखा, फिर गहरी सांसें लेकर उठ खड़ी हुई। कुछ नहीं, बस दिल किया थोड़ा इमोशनल होने का। विशा उनके फिक्रमंद चेहरे को देखकर सर झटककर मुतमईन कर रही थी। नौरैन बेगम ने खड़ी होकर उसके सर पर प्यार से चपत लगाई। झल्ली बेटी मेरी, मुस्कुरा कर कहती वो जाने लगी। पीछे ही रज़म सीने पर दोनों हाथ लपेटे जाने कब से इनकी बातें सुन रहा था। वो अफनान साहब से मिलने किसी काम से आया था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। विशा रज़म की आवाज़ पर झटके से घूमी, जो नौरैन बेगम से बात कर रहा था। क्या उन्होंने हमारी बात सुन ली? विशा को सोचकर अजब लगा, जाने वो क्या सोचे। नौरैन बेगम बात करने के बाद अंदर जाने लगी। विशा धड़कते दिल के साथ इसके करीब आई। रज़म को सामने देखकर उसे अच्छा लगा था। हादसे के बाद से वो और अच्छा भी लगने लगा था। एक लड़की को इज्जत से बढ़कर और क्या चाहिए होता है। रज़म ने इसकी इज्जत ही तो बचाई थी। अस्सलाम वालेकुम, सरगोशी में बोलती वो उसकी आंखों में देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम उदास हो? रज़म ने उसके चेहरे को बगैर देखते इत्तफाक किया। नहीं, मैं उदास क्यों होने लगी? विशा गड़बड़ाकर बोली। रज़म उसकी बात सुनकर एक कदम आगे बढ़ा। तुम अच्छी लड़की हो, मगर बोलती बहुत हो। विशा, जो उसकी पहली बात सुनकर सुरख हो गई थी, आखिरी बात सुनकर घूरने लगी। खड़ूस ही रहेंगे, दिल में कहती वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। पीछे रज़म मुस्कुराता गेट से बाहर निकल गया। आप भी मुझे फ्रेंच फ्राइज बना दे, बहुत दिल कर रहा है। जामिन विशा के पास आकर मिन्नत से अंदाज में बोला। उसके पास ही बैठ गया, जो सोफे पर बैठी सेल्फी लेने में मसरूफ़ थी। जामिन की बात सुनकर वो झट से उठी। अच्छा चलो, हैं इतनी जल्दी मान गई? जामिन हैरत से बड़बड़ाया। उसके पीछे गया, जो बास्केट से आलू निकालकर स्लेब पर रख रही थी। जामिन कुछ किचन में रखी टेबल कुर्सी के पास जाकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। विशा ने आलू छीलकर कटिंग किए, चूल्हे पर कढ़ाई रखकर तेल डाला। तलने से पहले यकदम विशा ने उसे पास बुलाया। जी, एक काम करो, ये मेरा मोबाइल लो और वीडियो बनाओ, मगर बनाना इस तरह जैसे मुझे पता नहीं हो, रैंडम लगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं, और हाँ तुम दरवाजे से बनाते हुए आओ। विशा कहकर अपने काम में लग गई, जबकि जामिन को समझ ना आया हंसे या रोए। चिप्स बनाना कौन सा इतना बड़ा काम था। जामिन को विशापी का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा था। क्या हो गया है? चलो वो विशापी, मैं आया भी, मेरे पेट में बहुत ज़ोर का दर्द होने लगा है। जामिन ने मोबाइल स्लैब पर रखा, पेट को दोनों हाथों से दबाता तेज़ी से भाग गया। विशा रुको रुको ही कहती रह गई। उफ, जेलिस लोग। खैर मैं खुद बना लेती हूँ। विशा ने मोबाइल उठाकर वीडियो स्टार्ट की और दीवार के साथ खड़ा करने लगी। ये सही है। अपने कारनामे पे खुश होती वो चिप्स तलने लगी। रात के पहर आराम रूम में खड़ी खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे में देख रही थी। कमरे में भी अंधेरा किया हुआ था, जब कोई दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। क्या कर रही हो? ज़ियाफ अंदर आते ही पूछने लगा। आरा ने उसकी आवाज़ पर चेहरा मोड़कर उसे देखा। अंधेरे में आरा की ग्रीन आंखें चमक रही थी। कुछ खास नहीं, आओ बैठो। ज़ियाफ उसे देखता कदम कदम चलता उसके करीब आया। मैं तुम्हें शाबाश देने आया था। ज़ियाफ के चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट फैली। आरा उसकी बात पर करीब हुई। तुम भी ये काम बहुत अच्छे से कर सकते थे। आरा आंख दबाकर बोली। यकदम अंधेरे कमरे में दोनों के कहके गूंजे। मौसम सुबह से ही बहुत हसीन हो रहा था। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी हो भी जारी थी, साथ ही ठंडी ठंडी हवा उसका मूड काफ़ी खुशगवार कर चुकी थी। ऐसे में अपना दरख्त पर लटकना याद आया तो हंसती चली गई। उन्हें क्या हुआ है, अकेले अकेले हंस रही हैं। हन्नान हल्की आवाज़ में जामिन के कान में झुक कर कहा। जामिन बेचारा तो कल से ही विशापी की हरकतें देख रहा था। जामिन ने हन्नान का बाजू हिलाया। हन्नान के देखने पर उसने अपनी कनपट्टी पर उंगली रखकर घुमाई, जैसे कह रहा हो दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। हन्नान यकदम हंस पड़ा। विशा ने जो घास पर खड़ी अपना दुपट्टा हाथों से लहराती घूमने वाली थी, हंसने की आवाज़ पर यकदम सीधी हुई, देखने लगी जहां हन्नान और जामिन खड़े हंस रहे थे। विशा तब कर अंदर उनकी जानब बढ़ी। भूमे उचकाकर दोनों को घूर कर देखा, जो उसे सामने देखकर हंसी जब्त करने लगे। नहीं नहीं हंसो, यहाँ तो सर्कस चल रहा है ना। नहीं विशापी, बस सब समझती हूँ, शर्म तो आती नहीं बड़ी बहन पर हंसते हुए। और तुम दोनों जाओ अपनी आरापी के पास। विशा ने दोनों को कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा करती, ब्रास निकालकर तेज तेज कदम उठाती चप्पल पहनी, जो कुछ फासले पर खुद उतारी थी।
गेट के पास पहुंचकर गार्ड को ये कह दिया कि अम्मी को बता दो मैं करीब ही पार्क जा रही हूँ, कहीं बाहर निकल गई। मैं क्यों मानूं खड़ूस की बात, अपने इस ग्रीन आंखों वाली कज़न को मुँह करे जिसे घुमाने लेकर गए थे। विशा ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाती तेज़ तेज़ कदम उठाई चली जा रही थी। यकदम मौसम ने करवट बदली, आसमान पर काले बादल छा गए। विशा चलते चलते रुकी आसमान की जानब, जहां काले बादलों की वजह से रात का गुमान होने लगा था। इस पर बादलों की गरज चमक, यकदम ही बूंदाबांदी तेज़ बारिश में तब्दील हुई। विशा बुरी तरह भीग गई। सुबह का वक्त, ऊपर से ये मौसम विशा को खुद पर गुस्सा आने लगा। क्या ज़रूरत थी बाहर निकलने की, रोड भी सुनसान थी। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसे ख़तरनाक मौसम में अकेले बाहर निकलेगा। फ़िलहाल तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी विशा तुम ही हो, खुद से कहती वो दोनों हाथ गिरद लपेटे घर की जाने बढ़ने लगी कि अचानक ही बहुत ज़ोर से बिजली कड़की। विशा की चीख निकल गई। लगातार मूसलाधार बारिश में भीगने की वजह से वो कांपने लगी। विशा ने शलवार कमीज़ पहना हुआ था, बारिश की वजह से कपड़े चिपक गए थे। ये शुक्र था कि इसने डार्क पर्पल सूट पहना हुआ था। विशा ने भागने के अंदाज में चलना शुरू कर दिया। जब पीछे से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, विशा को वही सब याद आने लगा जो इस रात हुआ था। पीछे देखे बिना इसने भागना शुरू कर दिया। जब पानी की वजह से फिसलकर मुंह के बल गिरी, रज़म जो होंठ भींचे इसके पीछे ही आ रहा था, जो आज फिर अकेले बेवकूफ़ों की तरह सर जाड़ मुंह फाड़े घर से निकली हुई थी। रज़म को गुस्सा दिला गया। आग भगोला तब हुआ जब पीछे देखने की बजाय मोहतरमा भागना शुरू कर दिया। विशा को गिरते देखा तो झटके से गाड़ी ब्रेक लगाता तेज़ी से बाहर निकला। विशा का सर ज़मीन पर लगते लगते बचा, मगर दोनों हाथों की हथेलियाँ छिल गई। रज़म ने झुककर इसके बाजू दबोच कर उठाया। विशा लड़खड़ाती उसके चौड़े तड़प कर इससे पीछे होती अपने सर को पकड़कर चीखी। ऐसा लगा जैसे किसी पत्थर से सर जा लगा हो। रज़म ने परवाह किए बगैर दोनों हाथों से उसके बाजू दबोचकर झटके से उसे अपने करीब किया। क्या जहालत है। इससे पहले वो अपना जुमला मुकम्मल करती, उसकी नज़र रज़म के चेहरे की जानिब उठी तो बाकी अल्फाज जैसे मुंह में ही रह गए। दोनों बारिश में भीगते एक दूसरे के बहुत नज़दीक खड़े थे, इतना कि विशा को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। यकदम रज़म की पकड़ सख्त हुई। विशा को तकलीफ़ हुई। मुझे दर्द हो रहा है, विशा कांपते होंठों के साथ सरगोशी में बोली। और जो तुम दे रही हो मेरी बात ना मानकर, इसका क्या? रज़म उस सर्द लहजे में बोलता उसकी गहरी नज़रों से देखने लगा। उसे विशा की फ़िक्र होने लगी थी। प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है। विशा उसकी बात को नज़रअंदाज करती एक बार फिर अपनी बात को दोहराने लगी। रज़म ने देखा उसकी आंखों में आंसू जमा हो गए। ये क्या, वो उसे रुलाना तो नहीं चाहता था। रज़म ने हाथ हटाकर एक कदम पीछे लिया। विशा ने अपने दोनों बाजू को सहलाया, फिर उसे देखकर नाराज़गी से बोली, मैं नाराज़ हूँ आपसे। ना चाहते हुए भी उसे अपने दिल की बात बतानी पड़ी। जो जीन्स और टी शर्ट पहने, ऊपर ब्लैक जैकेट पहने, विशा को अपने दिल के करीब लगा। अच्छा फिर? विशा ने उसकी जवाब पर हैरत से देखा। क्या मतलब है? तो फिर आपको पूछना चाहिए मैं क्यों नाराज़ हूँ। अच्छा बताओ क्यों नाराज़ हो? रज़म इधर उधर देखकर बोला, खुद को होश ही नहीं है, कपड़े भीगने से चिपक गए हैं। देखो ना, मोहतरमा का रेडियो बज रहा है। रज़म ने तब कर सोचा, मैं क्यों बताऊं? विशा उतराकर कहती फासले पर खड़ी उसकी कार में जाकर बैठ गई। अच्छी मिली है रज़म तुझे भी, हल्के से कहता खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वाह रापी, आपके नेल्स कितने लंबे हैं। हन्नान उसका हाथ देकर बोला। थैंक यू। आरा ने उसके गाल पर चुटकी काटी। विशा आपी के इतने लंबे नेल्स नहीं हैं। जामिन ने विशा के बारे में बताना ज़रूरी समझा। चलो मेरे तो है ना, और क्या, मैं तुम्हारी आपी नहीं हूँ? आरा की बात पर जामिन ने झट सर इस बात में हिला दिया। आरा ने उसके यूं करने पर जामिन के गाल पर प्यार किया। आपके नेल्स बहुत शॉर्प हैं। हन्नान अभी तक उसका हाथ देख रहा था। हाँ बहुत शॉर्प हैं, ये इंसान के जिस्म को चीर भी सकते हैं। आरा मुस्कुराकर बताने लगी। उसकी बात पर दोनों की आंखें और मुंह खुल गया। क्या सच में? हन्नान ने उसकी हालत में इस्तीफ़ा किया। नहीं, ये झूठ बोल रही है। लड़की सुधर जाओ वरना तुम्हारी शिकायत लगानी पड़ेगी। जियाफ जाने कहाँ से आया था। आते साथ ही उसे घूर कर दोनों से बोला, मैं तो मजाक कर रही थी। वो खुद ही सीरियस हो गई। आरा विशा खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां अभी तक बारिश का सिलसिला जारी था। कभी कभी बादल भी गरजते जाते। बाहर अंधेरा भी वैसे ही फैला हुआ था। विशा को एहसास हुआ वो गिर जाने वाली रोड पर नहीं जा रही है।
ये हम कहाँ जा रहे हैं? विशा रज़म की जानिब देखकर पूछने लगी। तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करने। गाड़ी चलाते रज़म ने आराम से कंधा झुकाकर कहा, जबकि विशा हैरत से उसे देखने लगी। इतनी आंखें मत खोलो, कहीं निकलकर बाहर ही ना गिर जाएं। रज़म होंठ दबाकर बोला। उसे मज़ा आने लगा था विशा को तंग करने में। विशा उसकी बात पर होश में आई। आप बहुत हैंडसम हो जानता हूँ। इससे पहले वो बात मुकम्मल करती रज़म बीच में ही बोल पड़ा। अपने बारे में बड़ी खुशफहमी पाल रखी है आपने। विशा नाक चढ़ाकर कहती बाहर भीगी सड़क पर देखने लगी। ना मानो लेकिन ये सच है, बहुत लड़कियां मरती हैं मुझ पर। रज़म किन अखियों से उसके गुस्से से सुरख चेहरे को देखकर बोला। आप पर तो बहुत मरती होंगी, मगर मुझ पर तो बहुत से भी बहुत ज़्यादा मरते हैं। बिल्कुल कल ही कॉलेज में एक लड़के ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और तो और शादी भी करना चाहता है। विशा मिर्च मसाला लगाकर झूठ बोलती रही। रज़म ने झटके से कार रोकी, जिसकी वजह से विशा का सर सामने बोन पर जा लगा। माँ। विशा सर सहलाती उसकी जानब मुड़ी और जहाँ थी वहीं सुन्न हो गई। रज़म का चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें ऐसी जैसे खून टपक रहा हो। रज़म को विशा की बात बहुत नागवार गुजरी, जिससे वो अपना ज़बत खोलने लगा। रज़म उस तरह देखता उसके चेहरे को बहुत करीब आ गया। विशा को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। कह दो ये मजाक था विशा अफनान। विशा कांप कर गई उसके लहजे पर। कहो विशा। फिर वही बर्फ़ की तरह ठंडा लहजा। विशा पीछे हुई, गला खुशक हो गया। जवाब क्या खाक देती। तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो विशा अफनान। हाँ, मैं मजाक कर रही थी। विशा हिम्मत मुजतमा करती हकला कर बोली। रज़म ने उसकी बात सुनी तो अपना हाथ उठाकर उसके गाल पर रखकर अंगूठे से सहलाने लगा। दोनों अभी तक एक दूसरे को बिना पलक चिपकाए देख रहे थे। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। सरगोशी में बोलता वो उसे रिलैक्स करने लगा, जो इससे खौफजदा होने लगी थी, और रज़म ये कभी नहीं चाहता था। रज़म की बात सुनकर उसका खौफ जाता गया और उसे देखते ही देखते वो पुरस्कुन हो गई। सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो दोनों आइसक्रीम पार्लर में कोने की टेबल पर आमने सामने बैठे थे जब रज़म गला खंगारता मौजरत ख्वाल लहजे में बोला, जो खामोश नज़रें झुकाए बैठी थी। रज़म की बात सुनकर विशा ने नज़रें उठाकर उसे देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। आपने मेरी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरा दिल बंद हो जाता। फिर विशा ने नाक चढ़ाकर बोलती दूसरी तरफ देखने लगी। रज़म के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। बहुत बोलती हो तुम। मैं तो चुप ही बैठे थे, खुद ही माफ़ी मांग रहे थे। विशा ने दोबारा उसकी जानिब देखकर कहा, और तुमने मुझे माफ़ भी नहीं किया। मैंने ये कब कहा। विशा आंखें फैलाकर बोली। रज़म बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। तो फिर तुमने माफ़ किया। रज़म टेबल पर आगे होकर बैठता विशा को देखे जा रहा था। माफ़ी के बदले आपको 2 कप आइसक्रीम मंगवानी होगी। बोले मंजूर। विशा ने अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया। रज़म की नज़र अचानक उसकी हथेली पर पड़ी, जो सुर्ख हो रही थी और जगह जगह से छिली हुई थी। रज़म ने उसका हाथ पकड़कर हथेली देखी। विशा जो कब से जलन बर्दाश्त कर रही थी कि घर जाके दवाई लगा लेगी। रज़म की तेज़ी से पकड़ने पर मुंह से कराह निकल गई। सॉरी, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। रज़म हाथ छोड़ता खड़ा हुआ। नहीं, कुछ नहीं हुआ है ऐसा, और हम आइसक्रीम खाने आए हैं। मैं खाए बगैर नहीं जाऊंगी। रज़म ने उसे देखा, जो उठने के मूड में नहीं थी। फिर लंबी सांस लेकर वापस बैठ गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, पार्सल करवा लेते हैं, गाड़ी में खा लेना। विशा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब रज़म ने हाथ उठाकर खामोश रहने का इशारा किया। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अब उठो, कोई बहस नहीं चाहिए। रज़म सपाट चेहरे के साथ कहता काउंटर की जानिब बढ़ गया। पीछे विशा बुरे बुरे मुँह बनाती उठकर उसके पीछे चली गई। इंजेक्शन। विशा तेज़ आवाज़ में बोली। नहीं डॉक्टर, इतनी सी चोट पर कौन इंजेक्शन लगवाता है। घबराएं मत, कुछ नहीं होगा। और इतना कहा है कि आपकी दोनों हथेलियाँ काफ़ी छिली हुई हैं। अरे डॉक्टर साहब, सही हो जाएगा दवाई से, मुझे यकीन है। आप काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। विशा की बात पर रज़म और डॉक्टर मुस्कुरा दिए। बहुत हो गई ड्रामेबाजी, जल्दी से इंजेक्शन हुआ। रोड पर गिरी हो। रज़म आगे बढ़कर कलाई पकड़कर बोला। रज़म प्लीज़, मुझे डर लगता है। अल्लाह ना करे अंदर जाकर टूट जाए तो मैं मर ही जाऊंगी। उफ लड़की, कितना बोलती हो, थकती नहीं हो क्या। रज़म ने उसका ध्यान बटाने को जानकर ये बात की। जानता था चुप होने की बजाय पूरी कहानी शुरू कर देगी, और हुआ भी वही। कब बोलती हूँ इतना, और आप तो जैसे बोलते ही नहीं हैं। कभी गुस्सा, कभी सॉरी कर रहे हैं। इस वक्त भी मैं चुप थी। विशा शुरू हो चुकी थी। रज़म ने जल्दी से आंख से इशारा कर दिया था डॉक्टर को, जो मुस्कुरा कर जल्दी से उसके बाजू पर इंजेक्शन लगाने लगा। विशा बोलते बोलते यकदम चुप हुई। अपना बाजू को देखा जहाँ रुई रखी थी। बाजू पर हाथ रखकर सी करती दबाने लगी। उफ, बहुत गलत बात है किसी को बिना इजाज़त इंजेक्शन लगाना। विशा मुंह फुलाकर रूम से निकल गई।
रज़म ने गेट के सामने कार रोकी, एक नज़र उसे देखा जो दोबारा से नाराज़ हो चुकी थी। घर पहुंच गए। रज़म की भारी आवाज़ कार में गूंजी। विशा ने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही दूसरी तरफ चेहरा किए बैठी रही। रज़म गहरी सांस लेकर सीट के बैग से टेक लगाकर बैठ गया। कहीं तुम मेरे साथ मेरे घर जाने का इरादा तो नहीं रखती? विशा ने रज़म की बात सुनकर गर्दन घुमाकर उसे देखा। विशा के देखने पर रज़म ने वैसे ही बैठे सिर्फ गर्दन घुमाई, उसकी आंखों में देखने लगी। विशा नज़र ना झुका सकी। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। विशा सटपटाकर जल्दी से बाहर निकलकर गेट से अंदर जाने लगी जब पीछे से रज़म की आवाज़ सुनाई दी। विशा ने रोककर इसे देखा जो गाड़ी से बाहर निकलकर टेक लगाई उसे देख रहा था। अपना ख्याल रखना, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता और विशा की सारी नाराज़गी ख़त्म कर गया। ये इतना सच धज कर कहाँ जाने की तैयारी है? ज़ियाफ़ यकदम उसके पीछे आकर बोला, वो जो शीशे में अपने आप को देखती लिपस्टिक लगा रही थी। ज़ियाफ़ की आवाज़ पर उसकी अक्स को देखा। पार्टी में कहकर आरा ने लिपस्टिक का कैप लगाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा, फिर उसकी जानिब पलटी। वैसे ही इतनी क़यामत हो, ये लाल कलर लगाकर किसी की जान निकालने का इरादा है। ज़ियाफ़ उसकी आंखों में देखता करीब होने लगा जब आरा ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर वहीं रोक दिया। सरगोशी में कहती अपना नाखून उसके सीने पर जोर से चुभाया। आ चुड़ैल! ज़ियाफ़ तड़प कर पीछे हुआ। जान से मार दूंगी, मुझे चुड़ैल कहा तो? आरा गुस्से से उसे घूर कर बोली। हाँ, इतना आसान है क्या? न मैं खालिद हूँ और ना ही। ज़ियाफ़ रोककर फिर करीब हुआ, उसके कान के करीब झुककर हल्की आवाज़ में बोला, ना इंसान। कहते साथ ही ज़ियाफ़ ने उसके कान की लो को होंठों से छुआ। आरा ने ज़ोर से उसे धक्का दिया। डोंट टच मी ज़ियाफ़, वरना रज़म से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। उंगली उठाकर आरा से धमका रही थी। ज़ियाफ़ गिरा नहीं, क्योंकि वो भी काफ़ी मजबूत जिस्म का मालिक था। मुझसे छोटी हो फिर भी मेरे भाई का नाम लेती हो। चाची को बता दिया तो सोचो तुम्हारे ये प्यारे नाखून सज़ा के तौर पर काट दिए जाएंगे। एंड बिलीव मी, मुझे बहुत दुख होगा। ज़ियाफ़ उसे चिढ़ाता भाग गया। तुम बच जाओ ज़रा मुझसे। पीछे आरा गुस्से से खोल कर रह गई। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? रज़म की आवाज़ पर दोनों साथ गर्दन मोड़कर रज़म को देखा जो सुपार चेहरे के साथ कहता उनके जवाब का मुंतज़िर था। आरा और वो रबिका दोनों चलते उसके सामने आई। वो हम पार्टी में जा रहे हैं, मार्लिन ने सब दोस्तों को बुलाया है। आरा ने हिचकिचाकर बताया, साथ ही किन अखियों से घूरकर ज़ियाफ़ को देखा जो मुस्कुरा रहा था। ज़रूर इसने बताया होगा रज़म को। ठीक है, मगर कोई हरकत ना सुनो मैं, रज़म ने वार्न करने वाले अंदाज में कहा, फिर जाने की इजाज़त देता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। तुम्हें तो आकर बताती हूँ, आरा ने ज़ियाफ़ को कहा। ज़ियाफ़ तो मुंह बनाकर रह गया, जिसके बताने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मुझे धमकियाँ कम दो और चलती बनो, ज़ियाफ़ जलकर कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। विशा अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी, साथ साथ रज़म के साथ गुजारा वक्त याद करके शर्मा कर सुर्ख हो रही थी। अचानक शीशे में रज़म का अक्स नज़र आया। उफ, विशा इतना सर पे सवार कर लिया कि अब तुम्हें वो नज़र भी आने लगा। आंखों को सख्ती से बंद करने के बाद खोलकर देखा जहाँ अब कोई नहीं था। खुद ही अपने सर पर चपत लगाती मुस्कुरा कर कमरे की लाइट बंद करती बेड पर जा लेटी। विशा की आंखें बंद होते ही कुछ देर बाद कोई हेवला कमरे से बालकनी की तरफ जाता गायब हो गया। रज़म बेड पर चट लेटा विशा के बारे में सोचता मुस्कुरा रहा था। यकदम वो झटके से उठ बैठा। रज़म का दिल उसे देखने को मचलने लगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था उसके साथ। वो तो लड़कियों से दूर भागता था, पर अब ये क्या हो रहा था? क्या वो बदल रहा था? उसे कभी मोहब्बत जैसी खराफत में नहीं पड़ना था, क्योंकि उसे डर था अपने आप से। जो एक बार उसका हो जाता वो उसे किसी कीमत पर खुद से अलग नहीं होने देता था। रज़म जितना संजीदा अंदर से था उतना ही खतरनाक भी। कुछ देर में झंझला कर उठ बैठा, फिर खड़ा होकर साइड टेबल से सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाकर बालकनी में चला गया। विशा आपी, आपको अम्मी बुला रही हैं। रबिका आपी और आरा आपी आई हुई हैं। शाम का वक्त था। विशा लॉन में ही जाने के लिए नीचे आ रही थी जब जामिन तेज़ी से आकर बोला, अच्छा कहाँ है? लॉन में ही हैं, चलें। जामिन ने उसका हाथ पकड़ा। अच्छा चलो। सबर दोनों लॉन में आई तो वहाँ सिर्फ आरा खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम। आरा पुरजोश अंदाज में आगे बढ़कर विशा के गले मिली। वालेकुम अस्सलाम। रबिका कहाँ है? विशा उसे देखकर पूछने लगी। पता नहीं, ये कहाँ है, कब जाएगी? विशा बस पुरसोच कर रह गई। ये नहीं था कि वो पसंद नहीं थी, जलने की वजह तो सिर्फ रज़म था, मगर वो जो सोच रही थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरा ज़्यादातर वक्त ज़ियाफ़ और रबिका के साथ ही होती थी।
इसीलिए अविशा ने भी अपना रवैया थोड़ा बदला था। रबिका अंदर पानी पीने गई है, आरा ने मुस्कुराकर बताया। अच्छा चलो हम जब तक बैठकर गपशप करते हैं, फिर हमारे साथ चलना शॉपिंग पर। आरा ने मुस्कुराकर आने की वजह बताई।